So now moving after this slide to the next slide, Roop. Again, yesterday I had shown that there are two different types of Rajakshma. One is Ekadash Roop Rajakshma, जिसमें 11 सिम्टम, एकादश, एकादशी जैसे होती है वैसे एकादश मतलब 11 सिम्टम्स होते हैं, और दूसरा षड रूप राजयक्ष्मा जिसमें 6 लक्षण होते हैं। आगे एक श्लोक में त्रिरूप राजयक्ष्मा का भी वर्णन है जिसमें सिर्फ 3 ही रूप होते हैं। तो ये रूप जो है ये 1, 3, 6 और 11 ऐसे हैं। कारण क्या है कि जितने ज्यादा रूप आएंगे उतना वो यक्ष्मा ट्रीट होने में ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएगा, ज्यादा कठिन होते जाएगा। तो रूपों में उन्होंने बताया है कास, अंश तापो, अंश इज स्कैपुला, स्कैपुलर रीजन में ताप मतलब एनी टाइप ऑफ इरिटेशन और स्वेलिंग और पेन। तो कास खांसी आने की वजह से स्कैपुलर रीजन में स्कैपुला बार बार हिल हिल के उसमें पेन होना चालू हो जाता है। वैश्वर्यम बार बार खांस के गला बैठ जाता है। ज्वर इन्फेक्शन को कम करने के लिए बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट इज ज्वर उत्पन्न करती है। पार्श्व और शिरोरुजा, पार्श्व साइड्स रिब्स के साइड, और शिरोरुजा मतलब सर। ऑल दीज सिम्टम्स एक्सेप्ट फॉर ज्वर, ऑल दीज सिम्टम्स आर रिलेटेड टू कास। अधिक कास होने से आने वाली ये सब सिम्टम्स है। छर्दनम रक्त कफयो, रक्त छर्दन और कफ छर्दन, रक्त का उल्टी में बाहर निकलना या कफ का उल्टी में बाहर निकलना। दिस इज ऑल्सो बिकॉज देर इज इन्फेक्शन प्लस secretions are more, WBCs are fighting, they have caused a lot of slough there। और अगर इन्फेक्शन वहां के ब्लड वेसल्स को रप्चर कर चुका है तो रक्त छर्दन भी होता है। कफ का तो आता ही है, कास में भी आता है, कभी छर्दी में भी आता है। अगर कास बहुत जोर से आया तो छर्दी हो जाती है, छर्दी में भी कफ आ जाता है। लेकिन अगर वहां पर ब्लड वेसल्स रप्चर हो गए या तो ज्यादा खांसने से या फिर इन्फेक्शन से, तो छर्दनम रक्त कफयो। श्वास वर्चो गदो अरुचि, श्वास दम लगता है। क्यों दम लगता है? वाई यू फील ब्रेथलेस? बिकॉज secretions are more, they have engulfed, or they have एल्वियोलाई को संपूर्ण रूप से भर दिया उन्होंने, तो वहां पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। या फिर ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, यहाँ पर एक्यूमुलेशन कफ का होने से वहां का पाइप जो है वो छोटा हो जाता है, तो द कमिंग एंड गोइंग ऑफ एयर इज रिड्यूस। वर्चोगद अतिसार, यस्टरडे आई टोल्ड, खांस खांस के इतना खांसता है कि पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाता है, नीचे की तरफ मूवमेंट बढ़ जाता है। बिकॉज ultimately from where the pressure arises from the abdomen, the diaphragm। तो पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाने की वजह से अन्न ठीक से पचता नहीं है और नीचे चला जाता है। तो श्वास वर्चो गदो, वर्च इज स्टूल्स, गद इज रोग। तो यहाँ पर वर्चो गदो में वी हैव टू टेक लूज मोशंस। अरुचि, पूरे टाइम खांसता रहता है तो कोई भी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, डर लगता है कि खाना खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी। रूपाणी एकदशैतानी, ये एकादश रूप या 11 लक्षण है। यक्ष्मणः षडिमानि वा, ऐसे ही यक्ष्मा के 6 लक्षण भी हैं। कासो ऊपर बता दिया, ज्वर ऊपर बता दिया, पार्श्वशूल ऊपर बता दिया, स्वर वर्च गदो, अरुचि स्वरभंग, अतिसार और अरुचि। तो इफ यू सी ऊपर वाले 11 में और नीचे वाले 6 में अगर 6 ध्यान में है तो कौन से 5 नहीं है वो ऐड करके ऊपर 11 कर सकते हैं। सिमिलरली त्रिरूप, त्रिरूप राजयक्ष्मा में अगर आप जाओ तो कास, पार्श्वशूल और ज्वर, ये 3 आ जाते हैं त्रिरूप में। अब यक्ष्मा में जो भी कफ बाहर निकलता है उस कफ के बारे में उन्होंने बताया है। पिच्छिलम स्लाइमी, बहलम बहुत सारा, विश्रम स्मेल में एकदम गंदा, कलर में हरितम श्वेत पीतकम, या तो व्हाइट या तो ऑफ व्हाइट या येलो और या तो ग्रीनिश येलो। हरितम श्वेत पीतकम, these 3 will denote the level of infection which is there in the chest, level of infection in the chest। श्वेत है तो infection is very less, हरित है तो infection has been overpowered।
कासमानो रसम यक्ष्मी निष्ठीवती कफानुगम। कासमानो, जब कास आता है तो इस प्रकार का कफ या इस प्रकार का रस, यक्ष्मी मतलब यक्ष्मा का रोगी, निष्ठीवती मतलब थूकता है। Then we come to साध्या साध्यत्व. Yesterday we have seen that यक्ष्मा का साध्या साध्यत्व सिर्फ एक ही चीज पे टिका हुआ है, एंड दैट इज बल मांस का क्षय। इस चीज पे टिका हुआ है। अगर रोगी त्रिरूपी हो, त्रिर भी अपिवा, अर्धई ही मतलब 6, सबसे ज्यादा सर्वई ही मतलब 11, 11 के आगे आधा 5.5 मतलब 6, और त्रि मतलब 11 वाला हो, 11 सिम्टम्स वाला हो, या 6 सिम्टम्स वाला हो, या 3 सिम्टम वाला हो। अगर रुग्ण में, रूप में या लिंग में मांस बल का क्षय नहीं दिखता या मांस बल का क्षय नहीं होता तो वो साध्य है। अगर है तो, अगर युक्त है मतलब है तो वर्जस्तु चिकित्सितस्य, चिकित्सा के लिए वो रुग्ण वर्ज्य है। और अन्यथा अगर नहीं है तो सर्वरूपो अपि, सभी रूप भी अगर हो, पूरा पूरा 11 रूप भी अगर हो, लेकिन मांस और बल का क्षय नहीं है तो वो साध्य होता है। तो यक्ष्मा का साध्या साध्यत्व जो है, दैट डिपेंड्स ऑन मांस बल क्षय। ओके, सो दिस वाज अबाउट द साध्या साध्यत्व. देन वी मूव टू यक्ष्मा में प्रतिशय कैसे होता है, यक्ष्मा में छर्दी कैसे होती है, यक्ष्मा में श्वास कैसे लगता है, यक्ष्मा में अरुचि क्यों आती है, यक्ष्मा में अतिसार क्यों आता है. Yesterday I told these all things are not so much important for exams. These are the fillers. फिलर का मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ भी लिखने को नहीं याद आ रहा तो आप इसको लिख सकते हैं. सो दीज आर द फिलर्स. यक्ष्मा में प्रतिशय क्यों होता है, तो उनका कहना यह है कि यक्ष्मा में जो दोष दृष्टि है, वात प्रकोप है, ये नासामूल में चला जाता है. इट गोज टू द नोज. वहां जाके पित्त और रक्त और कफ को प्रकोपित करता है और प्रतिशय उत्पन्न करता है. प्रतिशय में सेम जो भी हमको नॉर्मल प्रतिशय में लक्षण दिखते हैं वह सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं. जैसे शिरशूल है, नासास्राव है, कास है, स्वर भेद है, अरुचि है. अरुचि 2 बार हो गया लेकिन होता एक ही बार है पेशेंट. तो क्लम है, इंद्रिय हानि है. अब जैसे नासा में प्रतिशय हो गया तो सा मतलब सूंघने की शक्ति कम हो जाएगी. यही प्रतिशय अगर कान की तरफ चला गया तो सुनने की शक्ति कम हो जाएगी. एंड दिस शक्ति कम हो जाना डजंट मीन ही इज डेफ. हानि मतलब लॉस. इट इज नॉट डेफनेस. कि आवाज की जो बारीकियां हैं वो सुनने को नहीं आएगी, या छोटा सा भी स्मेल है जो बाकी सब सूंघ सकते हैं वो समझ में नहीं आएगा. तो इस तरह से राज यक्ष्मा में प्रतिशय होता है. सो आफ्टर प्रतिशय वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्वर भेद. स्वर भेद क्यों होता है, वात प्रकोप स्वर यंत्र में जाता है. स्वर यंत्र मतलब साउंड बॉक्स. साउंड बॉक्स में जाके वहां बाकी दोषों को प्रकोपित करता है. तो वात वृद्धि अगर ज्यादा है तो रुक्ष कंपित स्वर आएगा. स्वर जो है वो हिलेगा. जैसे बूढ़े लोगों का स्वर होता है हिल हिल के, क्या कर रही हो. तो ये जैसे हिल हिल के स्वर आता है, वैसे रुक्ष और कंपित स्वर आता है. अगर पित्त है, पित्त प्रकोप ज्यादा है तो गल और कंठ में मतलब गले और कंठ में दाह होता है. लैरिंग्स एंड फेरिंग्स. कफ अगर कफ वृद्धि है तो मंद और बद्ध स्वर आता है. मतलब आवाज नहीं आएगा, सिर्फ हवा आएगी. ऐसे हो, ऐसे. तो सिर्फ हवा आएगी, आवाज नहीं आएगा. और अगर रक्त है तो स्वर की अप्रवृत्ति होती है, मतलब स्वर निकलता ही नहीं, इज नॉट एबल टू स्पीक. एंड राजयक्ष्मा में इस तरह से अलग अलग प्रकार के स्वर भेद मिलते हैं. पार्श्वशूल निश्चित नहीं होता. yesterday I had explained that whether it is pulmonitis और प्लूराइटिस, उसके हिसाब से पार्श्वशूल होता है. if there is neither pulmonitis nor pleuritis then you will not have पार्श्वशूल. तो
कभी संकोच अवस्था में होता है, कभी विस्तार अवस्था में होता है। विस्तार अवस्था में कभी होता है इफ देयर इज प्लूराइटिस, सो द लंग एक्सपांड्स, इट रब्स अगेंस्ट द प्लूरा एंड यू गेट पेन। संकोच अवस्था में कब होता है? व्हेन यू हैव पल्मोनाइटिस, व्हेन द लंग इज यूजुअली इन अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, व्हेन इट डायलेट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन, तो उस टाइम पे दर्द होता है। तो संकोच अवस्था में या विस्तार अवस्था में होने वाला पार्श्वशूल बताया उन्होंने। फिर शिरशूल, यक्ष्मा में शिरशूल हमेशा रहता है बिकॉज देयर इज वीकनेस, देयर इज एक्सेस ऑफ वात प्रकोप। संताप रहता है, संताप इज फीवर सर में। गौरव हमेशा प्रतीत होता है बिकॉज यू फील लेजी, यू डोंट हैव एनी बल टू डू एनीथिंग। तो यक्ष्मा में ज्यादा करके जो रोगी है उसको, अगर if you have a full blown Rajyakshma which is not diagnosed in the initial stages, if you have a full blown patient of tuberculosis maybe 6 or 7 weeks after the first cough started, so that time there is so much marked weakness that the patient has to be brought to the clinic or you have to go for a home visit. The weakness is so marked that there is no bala in the body, तो इसीलिए गौरव रहता है, मतलब कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। रक्तवमन, कफ और रक्त उत्क्लिष्ट हो जाते हैं, कास के समय दोनों उत्सर्जित हो जाते हैं। तो रक्तवमन ओनली हैपेंस व्हेन देयर इज कास। इफ देयर इज नो कास, कफ नहीं है या कफिंग एक्टिविटी नहीं है, तो यू विल नॉट गेट रक्तवमन बिकॉज द कफ इज सो ड्राई और सो चिपका हुआ होता है पूरा ब्रोंकस को, तो वो निकालने के लिए रोगी जोर जोर से खांसता है। खांसने के टाइम पे डायफ्राम कभी कभी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और कफ के साथ या रक्त के साथ उल्टी भी हो जाती है। सो दो इट इज रक्तवमन, द रक्त पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट नॉट द वमन पार्ट, बिकॉज वमन पार्ट इज अ साइड बिजनेस और साइड एक्टिविटी फॉर द कास। उसके बाद यक्ष्मा में श्वास, अगेन आई हैड एक्सप्लेन्ड यस्टरडे कि श्वास तभी आता है या श्वास तभी लगता है जब ज्यादा सिक्रीशंस हो। तो यक्ष्मा में वात और कफ वक्ष में प्रकुपित हो जाते हैं और श्वास लक्षण आता है। देयर इज हेवी सिक्रीशंस, हेवी कफ, हेवी फ्लेम इन द ब्रोंकस, इन द alveolus or the bronchioles, which has to be put out, otherwise the air doesn't go in. So if the air doesn't go in the lungs, the person becomes breathless. Person becomes breathless. अतिसार, अग्निमंद हो जाती है, इसके साथ साथ कफ या पिच्छा के युक्त अतिसार होता है। सो दिस इज अगेन व्हाई डायफ्राम इज कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्टिंग रिलैक्सिंग, तो नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ते जाता है। पेरिस्टाल्सिस इज एग्रीवेटेड एंड बिफोर द फूड इज डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब, इट इज एक्सक्रीटेड आउट। द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्वांटिटी और the scope of digestion and absorption is reduced, the activity is reduced. Yakshma mein aruchi, so yesterday I had explained there are two different types of aruchi. One comes from the hriday, खाने की इच्छा नहीं होती. Second comes from the tongue, that कुछ भी खाता हूं तो टेस्ट नहीं लगती, कुछ भी खाता हूं तो टेस्ट नहीं लगती. So there are three different types of mouth taste in which this happens. One is katu, सॉरी तिक्ता मतलब कड़वा, मधुर मतलब मीठा, और कषाय मतलब कशैला, बकबका. सो अगर कषाय रसात्मक मुख का टेस्ट है तो वात प्रकोप ज्यादा है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल डिसीजेस. एनी टाइम वात इंक्रीजेस द मुख बिकम्स कशैला और कषाय रस वाला. कड़वा तो बहुत लोगों ने देखा है, जितने लोगों को एसिडिटी हुई है तो मुंह कड़वा हो जाता है. तो तिक्त रस वाला जो मुंह है दैट इज पित्त, और मधुर रस वाला जो है वो कफ प्रकोप के वजह से होता है. तो जिह्वा में दोषाश्रित हो जाने से जिह्वा का रस ग्रहण करने की जो शक्ति है वो चली जाती है, या अगर हृदय में दोष आश्रित हो जाए तो खाने की इच्छा नहीं उत्पन्न होती और अरुचि उत्पन्न होती है. ओके, सो व्हाट वी डू इज इन द मीन टाइम आई विल पुट अप द link for attendance. You all can give attendance and come back. Then yesterday we stopped at यक्ष्मा में मल रक्षा का महत्व. यक्ष्मा में मल की रक्षा करना बहुत जरूरी है.
उसका कारण उन्होंने इस श्लोक में बताया है, तस्मिन् काले पचति अग्नि अन्नम यद अन्नम कोष्ठ संश्रितम, मतलब अपने काल से पचाया हुआ अन्न अग्नि कोष्ठ में रखती है, फिर मली भवति तत्प्रायः कल्पते किंचित ओजसे, फिर उसका मल बनता है और जो भाग अच्छा है या जो सार भाग है उससे ओज बनता है, जो मल भाग है उससे मल बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, राजक्षमा में डाइजेशन इज इनकम्प्लीट, डाइजेशन इज नॉट प्रॉपर। धात्वाग्नि का बल किस पे होता है, धात्वाग्नि का बल होता है जाठराग्नि पे द्वारा। धात्वाग्नि मंद है इसका मतलब जाठराग्नि तो मंद है ही, तो इसीलिए अन्न का डाइजेशन ठीक तरह से नहीं होता और इसी वजह से अन्न में सार भाग का विभजन नहीं हो पाता। सार और किट्ट भाग का जो विभजन होना था वो नहीं हो पाता और वैसे ही शरीर से मल निकल जाता है। तो इसीलिए मल अगर अपने स्पीड से निकल रहा है तो उसको विरेचन देके और स्पीड में मत निकालो, जो भी बचा कुचा है वो भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला है तस्मात् पुरुषम संरक्षम, इसीलिए राजयक्ष्मा में विशेषाद राजयक्ष्मिणा, राजयक्ष्मा में विशेष रूप से पुरुष का संरक्षण मतलब रक्षा करना चाहिए। पुरुष को जबरदस्ती शरीर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि दैट इज इनडाइजेस्टेड मटेरियल, उसमें बहुत सार किट विभजन नहीं हुआ है, धातुओं के पोषण का चीजें एब्जॉर्ब नहीं हुई है, तो जितना कुछ हो पाता है उसको एब्जॉर्ब होने दो, जबरदस्ती शरीर से बाहर मत निकालो। सर्व धातु क्षयार्तस्य बलम तस्य ही विट बलम, बाकी सभी धातुओं का बल जो है वो क्षीण हो गया है। सर्व धातु क्षय, सभी धातुओं का बल क्षीण हो गया है, तो इसीलिए आर्तस्य मतलब रोगी में बलम तस्य ही विट बलम, विट मतलब स्टूल्स, तो जो भी बल बचा है वो मल में बचा है, वो पुरुष में बचा है, वो स्टूल्स में बचा है। तो इसीलिए मल की रक्षा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअल कोर्स में अग्नि सार किट्ट भाग में विभजन कर देता है, किट्ट भाग का मल हो जाता है, सार भाग का ओज हो जाता है, मतलब धातु पोषण हो होके ओज हो जाता है। लेकिन राजयक्ष्मा में बिकॉज मल मलीभूत नहीं होता या सार किट्ट विभजन नहीं होता अग्नि मंद हो जाने की वजह से, तो धातुओं का पोषण नहीं होता, जो भी बल है अन्न में रह जाता है। और अगर ऐसे समय में बिना मलीभूत हुआ हुआ अन्न जिसका मल में रूपांतरण नहीं हुआ है, ऐसे अन्न को हम विरेचन से शरीर से बाहर निकालने का कोशिश करते हैं, तो जो भी बचा कुचा मल है बल है उस रुग्ण का, जो उस मल में है, एक्चुअली वो मल है ही नहीं, वो अन्न ही है। तो इसीलिए बलम तस्य ही विड बलम, मतलब जो कुछ सभी धातु क्षीण हो गए हैं, तो जो बचा कुचा बल है वो मल में है, उसको भी अगर आप बाहर निकाल दोगे तो रोगी ज्यादा वीक हो जाए, रोगी ज्यादा वीक हो जाए। तो नाउ वी कम टू चिकित्सा इन राजयक्ष्मा। राजयक्ष्मा में चिकित्सा किस प्रकार से करते हैं? सो फॉर लाइक एनी डिसीज, like any disease, Rajyakshma has two types of chikitsa. One is शोधन चिकित्सा, one is संशमन चिकित्सा। एक जिसमें दोषों को पकड़ पकड़ के शरीर से बाहर निकालते हैं, शोधन चिकित्सा। एक जिसमें दोषों को शरीर में ही शांत कर देते हैं, संशमन चिकित्सा। ओके, सो इफ यू सी, अब तक के सभी अध्यायों में, अब तक के सभी अध्यायों में ज्वर में हो या प्रमेह में हो, शोधन चिकित्सा वाज मेंशन्ड फर्स्ट, देन शमन चिकित्सा वाज मेंशन्ड। सबसे पहले प्रमेह में भी जब चिकित्सा विचार बताया है तो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि रोगी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, स्थूल प्रमेही बलवानी है का कृशस्तथैका परिदुर्बलस्य, संशोधनम तत्र कृशस्य कार्य संब्रूहणम दोष बलादिकस्य। तो जो बलवान रोगी है उसका संशोधन करो, ऐसा प्रमेह में भी बताया है, कुष्ठ में भी बताया, कुष्ठ में भी उन्होंने
अलग अलग प्रकार के लेप और ये सब चीजें बताई, लेकिन सबसे पहले क्या बताया, वमन करो, विरेचन करो। तो जैसे हर रोग में सबसे पहले वमन और विरेचन को महत्व दिया है, यक्ष्मा में, राज यक्ष्मा में संशमन ज्यादा पहले बताया, या संशमन चिकित्सा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। क्यों इंपॉर्टेंट लगती है, उसका कारण ये है कि यक्ष्मा में ऑलरेडी रोगी का बल जो है वो कम हो गया है। ऐसे समय पे अगर हम शोधन चिकित्सा देंगे तो शायद रोगी का बल और कम होकर रोगी बच नहीं पाएगा। तो इसलिए संशमन चिकित्सा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि संशोधन चिकित्सा होती नहीं है, लेकिन बिकॉज रोगी का बल कम है तो इसीलिए संशमन चिकित्सा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो अब संशमन चिकित्सा कैसे करते हैं, तो यहाँ पर क्या बढ़ा हुआ है, यहाँ पर वात बढ़ा हुआ है। वात ये अवश्यंभावी घटक है जो बढ़ा हुआ है, फिर वो कफ, पित्त, रक्त, इन सब चीजों को बढ़ाता है। तो वात को कम करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन और स्वेदन, तो इसीलिए उन्होंने स्वेदन और स्नेहन की चिकित्सा से संशमनी चिकित्सा का आरंभ किया है। दे हैव स्टार्टेड मेंशनिंग संशमनी चिकित्सा विद स्नेहन एंड स्वेदन फर्स्ट। तो स्वेदन कैसे दे सकते हैं? नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज टू अंडरस्टैंड और टू रिमेंबर दैट स्नेहन स्वेदन इज इंपॉर्टेंट। सो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। ये नीचे वाला पार्ट जो है दैट इज अ फिलर। दिस पार्ट इज अ फिलर। फिलर मीन्स जितने मार्क का क्वेश्चन है उस हिसाब से हमको लिखना है। सो स्वेदन इज इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ यू कैन गिव स्वेदन? यू कैन गिव विथ वातहरी द्रव्य। उसकी कृशरा, कृशरा मतलब गरम गरम यवागु बना के, या उत्कारिका मतलब रोटी बना के, या गरम खीर बना के आप उसके चेस्ट पे लगा दो। ये बाह्य स्वेदन हो गया। पत्र पोटली लेके अलग अलग वातहर द्रव्यों के पत्तों की पोटली बना के उसको गर्म करके उससे सेक दे दो, या परिसेचन करो। वातहर द्रव्यों के क्वाथ बना के उससे परिसेचन करो। परिसेचन मतलब ऊपर से धार डालो, ठीक है। या फिर नाड़ी स्वेद करो। नाड़ी स्वेद मतलब व्हाट? अलग अलग वातहर द्रव्यों के काढ़ों को एक पात्र में या कुकर में रख के उसके आगे एक नाड़ी या पाइप लगा के रोगी के शरीर पर आप भाप डालो। या फिर उपनाह स्वेद करो, मतलब कोई चीज का लेप लगा के उसके ऊपर गरम गरम लेप लगा के उसके ऊपर कपड़ा बांध के रखो, दैट इज उपनाह। या फिर कोई चीज को गरम गरम घृत में मिक्स करके उसका लेप करो। सो दीज आर ऑल फिलर्स। The basic principle is Swedan. Basic principle is Swedan. How you are going to do the Swedan are all fillers. तो ये सब चरक के जमाने में करते थे। Now what we do? Now we do सर्वांग स्वेद देते हैं, या नाड़ी स्वेद देते हैं, उपनाह टब बात देते हैं। So we can do it as long as we understand that Swedan is important. We can use a modern technique for Swedan. That is not an issue. वातहर द्रव्य वही हैं जो चरक के समय थे, तो उन द्रव्यों को साथ लेके, उन द्रव्यों का यूज करके हम स्वेदन कर सकते हैं। हाउ वी डू इट इज अप टू अस। नेक्स्ट कम्स प्रदेह। प्रदेह में द्वंद्वज दोषावस्था में यूजुअली प्रदेह करते हैं। प्रदेह में क्या करते हैं कि घृत के साथ या शुष्क अवघर्षण भी कर सकते हैं, लेकिन अवघर्षण से वात बढ़ता है, तो यूजुअली घृत या तेल के साथ अलग अलग पाउडर्स को मिक्स कर देते हैं और उसका पूरे शरीर में या पूरा चेस्ट पे लेप लगा के रखते हैं। नाउ प्रदेह और स्वेदन, इसमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि स्वेदन में जो गर्म चीज में मिला के लेप किया जाता है, प्रदेह में सिर्फ लेप किया जाता है, इसमें गर्मी की अपेक्षा नहीं होती। It is not important that the lap which you apply should be hot. Not important that the lap which you apply should be hot. ज्यादा करके घृत और तैल में मिक्स करके उसका लेप करते हैं। घृत या तैल में मिक्स करके उसका लेप करते हैं। Then comes धूमपान. Now why धूमपान? धूमपान जब हम करते हैं तो हम अलग अलग मेडिकेटेड चीजों को साथ लेके उस धुएं को हम चेस्ट में डालते हैं।
सो धूमपान करने से क्या होता है, द इन्फ्लेमेशन एंड द इन्फेक्शन ऑफ द पेशेंट इज रिड्यूस्ड. मार्क माई वर्ड्स, दिस इज नॉट धूम्रपान. वी आर नॉट expected to ask the patient to smoke a cigarette. You are expected to ask the patient to smoke some medicated smoke. So धूमपान करते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन कम हो जाए. बिकॉज कोई भी आज तक दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है जो इंडिविजुअल एल्वियोलाई में जाके वहां कितना भी छोटा आप ये कर लो, इंस्ट्रूमेंट बना लो, यू कैन नॉट एंटर द इंडिविजुअल एल्वियोलाई एज ऑन डेट, आज की तारीख में. So धूमपान is something where you can deliver the drug across the alveoli all over the lungs. So that is why धूमपान is also advised. Then नस्य is advised. नस्य बहुत अच्छा दोष शामक है, दोष कम करने वाला है. तो नस्य is advised. नस्य जैसे रोगी का बल है या जो दोष बढ़ा हुआ है उस हिसाब से वैरेचनिक नस्य है या स्नेहक नस्य है. तो नस्य के जो भी प्रकार आपने सीखे हैं वो नस्य को आप यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं. भोजनोपरांत स्नेह, खाने के बाद स्नेह देना. खाने के बाद स्नेह देने से क्या हो जाता है कि अग्नि, स्नेह ऑलवेज इंक्रीजेस द अग्नि. तो अग्नि, खाने के बाद स्नेह देने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और वो जो खाना है वो बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है. सो भोजन और उपरांत स्नेह देने का बेसिक रीजन ये है कि जो सार भाग जितना भी बनता है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाए. बिकॉज व्हाट वी ड्रिंक इज वाटर. सो एनी मॉलिक्यूल विच हैज टू बी एब्जॉर्ब्ड, water will act as a very nice vehicle, but there may be some molecules which are absorbed only when lipids are present. So to ensure that even those molecules are absorbed, we are giving lipids after food और रक्त मोक्षण. अब रक्त मोक्षण is something which is a little bit difficult to explain because रोगी का बल पहले से ही कम है, उसको रक्त स्टीवन हो रहा है और ऐसे समय में अगर आप रक्त मोक्षण दोगे तो दैट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. बट रक्त मोक्षण भी उन्होंने लिखा हुआ है. अब शोधन चिकित्सा, यक्ष्मा में शोधन चिकित्सा कैसे दी जाए. दोषाधिकानाम, मतलब दोष अगर अधिक हो तो वमनम शस्यते, तो वमन देना चाहिए. बिकॉज दिस इज इन द चेस्ट, वक्ष में होने वाला. वक्ष में कौन से दोष का प्राधान्य होता है, कफ दोष का. कफ दोष का प्राधान्य है, वक्ष में होने वाला है और कफ अगर अधिक है, उत्क्लेशित है तो आप वमन दे सकते हैं. दोषाधिका नाम वमनम शस्यते, प्रशस्त है. सविरेचनम, और कोई कोई रीजन या कोई कोई पेशेंट में आप विरेचन भी दे सकते हैं. लेकिन ये वमन या विरेचन कैसे देना चाहिए, स्नेह स्वेद उपपन्ना नाम, स्नेह और स्वेद के बाद देना चाहिए. स्नेह, बिना स्नेहन स्वेदन के वमन या विरेचन कभी नहीं देना चाहिए. क्योंकि अगर ऐसा करने से रोगी के शरीर में कर्षण हो जाता है. सस्नेह यत न कर्षणम, अगर स्नेह के साथ या स्नेहन स्वेदन के साथ नहीं दिया गया वमन या विरेचन तो रोगी का शरीर जो है, शरीर में मांस जो है या बल जो है वो और कम हो जाएगा और रोगी का कर्षण हो जाएगा, अपतर्पण हो जाएगा. शोषी मुंचति गात्राणि पुरुष संसरनाद अपि अबलापेक्षिणी मात्रा किम पुनर्यो विरिच्यते. ये दो लाइंस में उन्होंने क्या लिखा है कि आपने बोल दिया कि विरेचन और वमन देना है. तो शोषी मतलब यक्ष्मा के रोगी में, मुंचति गात्राणि पुरुष संसरनादपि, अगर राजयक्ष्मा के पेशेंट के गात्र मतलब शरीर में पुरुष का संसरण मतलब विरेचन दे दिया, अबलापेक्षिणी मतलब बल को बिना ध्यान में रखने के लिए, अबलापेक्षिणी मात्रा, अगर बल को बिना ध्यान में रखे हुए पूर्ण मात्रा का विरेचन दे दिया तो उसको पुनः विरेचन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती. मतलब बॉडी रहती ही नहीं है, शरीर की बॉडी बन जाती है. शरीर की बॉडी बन जाती है मतलब डेड हो जाता है. तो
इसमें फिर से विरेचन देने की, अगर अबलापेक्षिणी मात्रा या बिना बल को ध्यान में रखे हुए पूर्ण मात्रा से या तीक्ष्ण द्रव्य से अगर आपने रोगी को संसरण दे दिया या वह विरेचन दे दिया तो उसको वापस विरेचन देने की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो वमन भी दे सकते हैं, विरेचन भी दे सकते हैं। विरेचन जो और वमन जो है वो स्नेह स्वेद के साथ या स्नेह स्वेद पहले लेने के बाद दे सकते हैं। तो स्नेह स्वेदोपपन्ना नाम सस्नेहम यत न कर्षणम, अदरवाइज रोगी जो है वो कृश हो जाता है या बल का नाश हो जाता है। और अगर बिना सोचे समझे, बिना शरीर बल, रोगी बल को सोचे समझे पुरुष का संसरण या विरेचन दिया गया तो फिर से विरेचन देने की जरूरत नहीं पड़ती। यक्ष्मा में संशोधन चिकित्सा जो है ये ऐसी है। तो इसका मतलब क्या है, कैसे विरेचन देना चाहिए? या तो तीक्ष्ण अनुलोमन देना चाहिए और या फिर मृदु विरेचन देना चाहिए। तीक्ष्ण अनुलोमन देना चाहिए या तो मृदु विरेचन देना चाहिए। तो तीक्ष्ण अनुलोमन से मृदु विरेचन ज्यादा इजी है क्योंकि बहुत सारे द्रव्य उपलब्ध है मृदु विरेचन के लिए। मृदु विरेचन से क्या होता है, एक तो वात जो है वो नीचे की तरफ मुड़ जाता है, तो वात अपना नॉर्मल कोर्स में आ जाता है। फिर मृदु विरेचन जो है वो दोष के संप्राप्ति या दोष स्रोतोरोध को भंग करता है, तो धात्वाग्नि और जठराग्नि बढ़ना चालू हो जाती है। तो यक्ष्मा में संशोधन चिकित्सा देते वक्त रोगी के बल का और स्नेह स्वेद पूर्वक प्रोसीजर होने का बहुत ध्यान रखने का जरूरी है। देन वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज संशोधन के पश्चात। अब एक बार आपने रोगी का बल देख लिया, फिर बल के साथ फिर ये भी समझ लिया कि इसको स्नेह स्वेद देके मृदु विरेचन या वमन करवाना चाहिए, तो वो भी कर लिया। संशोधन कंप्लीट हो गया। संशोधन कंप्लीट होने के बाद संसर्जन क्रम कंप्लीट हो गया। फिर भी कुछ बचा हुआ है, देयर इज समथिंग रिमेनिंग। स्वरभेद बचा हुआ है या शिरशूल बचा हुआ है, पार्श्वशूल बचा हुआ है, हंसशूल बचा हुआ है। व्हाई दिस शूल रिमेन्स? शूल क्यों रह जाता है? शूल इसलिए रह जाता है बिकॉज मसल स्पाज्म जो है, खांसना तो उसने कल बंद किया है, तो खांसना बंद हुआ है लेकिन मसल स्पाज्म जो है दैट विल स्टे फॉर सम टाइम। स्वर भेद विल स्टे फॉर सम टाइम बिकॉज दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो अगर इन सब चीजों को संशोधन के पश्चात भी ये सब चीजें उत्पन्न रहती हैं तो क्या करना चाहिए? अलग अलग प्रकार के काढ़े, अलग अलग प्रकार का घृतपान, कमल यष्टि मधु पिपली के घृत का नस्य या भोजनोत्तर घृतपान देना चाहिए, क्योंकि अग्नि बढ़ती रहे, मांस धातु पुष्ट होता रहे। तो दिस इज संशोधन के पश्चात क्या करते हैं। फिर उन्होंने यक्ष्मा में कुछ योग बताए। ध्यान रखिए, एक वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा डिसीज है या कौन से ऐसे डिसीजेस हैं जिसमें विरेचन नहीं देते। तो एक उसमें राज यक्ष्मा है जिसमें विरेचन बहुत ही सोच समझ के देना पड़ता है, या विरेचन नहीं भी दिया तो भी चलता है। तो जैसे राज यक्ष्मा है वैसे ही जैसे जैसे हम चरक को कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे और भी चीजें बताऊंगा। यक्ष्मा में बताए हुए कुछ रोगाधिकार वाले कल्प, दशमूलादि घृत, पंचमूल घृत, सीतोपलादि लेह। अब ये लेह बताया है लेकिन एक्चुअली द सीतोपलादि चूर्ण विच वी ईट हैज द सेम फॉर्मूला एज सीतोपलादि लेह। व्हाई दिस इज नोन एज लेह? बिकॉज इसको कहा गया है कि सीतोपलादि चूर्ण बना के उसको घृत मतलब घी और मधु मतलब शहद इसमें मिक्स करके चाट चाट के लेना है, इसीलिए इसको सीतोपलादि लेह बताया। लेकिन इफ somebody asks सीतोपलादि चूर्ण चरक में कहा मेंशन है, तो राज यक्ष्मा चिकित्सा इज द प्लेस वेयर सीतोपलादि चूर्ण इज मेंशन। दुरालभादि घृत, जीवंत्यादि घृत, बलादि क्षीर, यवानी शाडव, तालिसादि चूर्ण, पंचकोलादि घृत और रासनादि घृत। सीतोपलादि तालिसादि हम बहुत बार यूज करते हैं कास में। इन प्रोडक्टिव कफ व्हेन देयर इज active cough coming out we use sitopalati. In dry cough when there is cough not coming out we use talisadi. तो सीतोपलादी और तालिसादी हम रेगुलर कोर्स में यूज करते हैं, लेकिन कास में दो वी आर यूजिंग इन कास, द एक्चुअल मेंशन ऑफ दीज टू ड्रग्स इज इन राजयक्ष्मा, एंड दैट इज बिकॉज कास इज अ प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ राजयक्ष्मा। तो पंचकोलादि घृत, रासनादि घृत, इफ यू सी ऑल दीज दशमूल,
रासना, उसके बाद यवानी शाड़व, दुरालभा, ये सब वात शामक चीजें। साथ में स्नेह है, तो वात शामक स्नेह इज वन थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड। सेकेंड इज जीवंत्यादि कृत, बलादि क्षीर, ये सब बल बढ़ाने वाले हैं। तो बल बढ़ाने वाले बल्य चीजें भी, बल्य योग भी इसमें आते हैं। एंड सीतोपलादि, तालिस आदि, ये कासहर है, कासहर। तो अलग अलग प्रकार के कासहर योग भी आप इसमें दे सकते हैं। और पंचकोल है, या यवानी शाड़व है, या फिर और कौन सा है, ये दुरालबादी गुरुत है। दीज आर ऑल अग्निवर्धक। तो जितने भी योग बताएं उसमें 4 चीजें हैं, एक कासहर है, एक अग्निवर्धक है, एक वात शामक है, और एक घृत पार्ट है, मतलब स्नेह। यक्ष्मा चिकित्सा के कुछ नियम, whenever you are treating Raj Yakshma, what is important is लाक्षणिक चिकित्सा. The symptom should be treated actively. लाक्षणिक चिकित्सा is very important. आपने टीबी के ड्रग्स चालू कर दिए उसको, लेकिन उसका कास नहीं जा रहा, तो फिर वो पेशेंट चला जाएगा. सो लाक्षणिक चिकित्सा इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज त्रिदोषहर चिकित्सा, तीनों दोषों के ऊपर ध्यान रख के चिकित्सा करनी चाहिए. रोगी बलापेक्षी चिकित्सा, रोगी बल को ध्यान रख के चिकित्सा करनी चाहिए. चिकित्सा का एक पार्ट रोगी का बल बढ़ाना, रोगी का बलवर्धन. दिस स्लाइड यू विल नॉट गेट इन द बुक. रोगी का बलवर्धन करना चाहिए. वातहर प्रधान चिकित्सा, वात को फोकस में रखते हुए चिकित्सा करना चाहिए. लघु पोषक आहार, आहार हल्का होना चाहिए, अग्निवर्धक. आनंदी वातावरण होना चाहिए, मनोनुकूल हित आहार होना चाहिए, और रोगी को हमेशा संरक्षण रख के विचार करना चाहिए. सो what we will do is, thank you so much, we'll take Patyahar and Patya Vihar tomorrow, and thank you so much for attending the lecture, and have a very nice day. This lecture I'll be uploading right away in Moodle.